India is a country in Southeast Asia. India is the second largest country in terms of population. India is the seventh largest country in terms of area. India is bounded by Indian Ocean on the south. India is bounded by Arabian Sea on southwest. India is bounded by the Bay of Bengal on southeast. India shares its boundaries with many countries like Pakistan, China, Nepal, Bhutan, Maldives and Sri Lanka. कुछ अजीब लग रहा है? मैं सारे सेंटेंसेस इंडिया के ऊपर ही बोल रहा था, लेकिन आपने देखा कि हर सेंटेंस के शुरुआत में मैं इंडिया बोल रहा था. इंडिया एवरीवन आप सबको मालूम है वर्ड के रूप में, शब्द के रूप में नाउन है, नाम है, संज्ञा है. ठीक है, आप किसी चीज के बारे में एक से अधिक बात बताते हैं तो हर लाइन में, हर पंक्ति में उसका नाम नहीं लेते, है ना, उसका उस वर्ड को, उस नाउन को यूज नहीं करते. नाम बस आप एक बार लेते हैं, नाम के बाद फिर उसको रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन आता है. ठीक है, तो ये थोड़ा अजीब लगता है एवरीवन, बार बार एक ही नाम लेना थोड़ा अजीब लगता है. ठीक है, तो ये जो ऑकवर्डनेस है ना, ये जो ऑकवर्डनेस है हमारे लैंग्वेज में ना रहे, इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी नाउन को बस एक ही बार बोलते हैं, उसके बाद उसके प्रोनाउन को यूज करते हैं. तो किसी नाउन के प्रोनाउन को बार बार यूज करने से ऑकवर्डनेस नहीं आता है, वो बोर्डम नहीं आता है. समझ में आ रही है बात? लेकिन किसी एक नाउन को बार बार यूज करने से वो ऑकवर्डनेस आ जाता है, वो बोर्डम आ जाता है, वो अगलीनेस, वो भद्दापन भी आ जाता है. ठीक है एवरीवन, तो आज के इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन को. प्रोनाउन आप सबको पता है, प्रोनाउन एवरीवन आप सबको पता है कि एक वर्ड होता है, शब्द होता है, दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन. दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन. ये आप सबको पता है, इस चीज को आप सब लोग समझते हैं कि प्रोनाउन वर्ड है, शब्द है जो नाउन के बदले यूज होता है. अभी आपने ये भी सुन लिया कि प्रोनाउन नाउन के बदले क्यों यूज होता है. तो प्रोनाउन नाउन के बदले इसलिए यूज होता है ताकि नाउन को रिपीट ना होना पड़े, नाउन को बार बार लिखना बोलना ना पड़े. अब आप ये भी समझ चुके हैं कि भाई किसी एक नाउन को बार बार लिखने से, बोलने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना. वो जो लैंग्वेज होता है हमारा, वो जो सेंटेंस होता है वो बोरिंग हो जाता है, अगली हो जाता है, ऑकवर्ड सा हो जाता है ना. तो बोर्डम हटाने के लिए, अगलीनेस हटाने के लिए, ऑकवर्डनेस हटाने के लिए हम किसी नाउन को बस एक बार यूज करते हैं, उसके बाद उसके बदले में उसके प्रोनाउन को यूज करते हैं. ठीक है एवरीवन, चलिए, तो ये था कॉन्सेप्ट प्रोनाउन का, है ना, प्रोनाउन के बनने का और उसके यूज होने का. चलिए, तो प्रोनाउन का मीनिंग डेफिनेशन अगर आपने सुन लिया है तो इसके बाद चलते हैं इसके टॉपिक पर. रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं? सो एवरीवन, लेसन प्रोनाउन का पहला टॉपिक है केस. केस जिसको हिंदी में हम लोग कारक कहते हैं. हमारा पिछला लेसन भी केस ही था, लेकिन वो था नाउन का केस. अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन का केस. अब आप पिछले लेसन में समझ चुके हैं कि केस अलग से कुछ नहीं होता है. केस एक ग्रामेटिकल टर्म है जो नाउन प्रोनाउन को दिया गया है ना, उस नाउन प्रोनाउन के फॉर्म को दिया गया है जो उसके फंक्शन का टाइप बता देता है. तो केस एवरीवन अलग से कुछ नहीं होता है, नाउन प्रोनाउन ही होता है. बस केस का काम ये होता है कि वो बता दे आपको कि नाउन प्रोनाउन जो सेंटेंस में यूज हो रहा है वो कर क्या रहा है. वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वो पोजेशन शो कर रहा है या फिर कुछ और कर रहा है वो. ठीक है, तो जैसे नाउन का केस होता है वैसे एवरीवन प्रोनाउन का भी केस होता है. तो पिछले क्लास में हमने देखा कि नाउन केस के आधार पर 4 टाइप का होता है ना. वैसे ही सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और वोकेटिव, है ना. तो प्रोनाउन भी एवरीवन 3 प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा. पहला है सब्जेक्टिव, दूसरा है ऑब्जेक्टिव और तीसरा है पोजेसिव. तो ये 3 टाइप है एवरीवन प्रोनाउन का, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव. एक एक करके देखते हैं सारे प्रोनाउन को कि कौन सा प्रोनाउन कौन से टाइप का है. ध्यान दीजिएगा एवरीवन. आई, यू, वी, ही,
शी, इट, दे। ध्यान दे रहे हैं सब लोग? देखिए ये जो भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं सब प्रोनाउन है, ये सब नाउन के बदले यूज होता है। लेकिन एक चीज नोटिस करें आप, इन सारे वर्ड्स को, इन सारे प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस वाले कॉलम में रखा गया है ना? क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन जब भी यूज होंगे, ये प्रोनाउन जब भी यूज होंगे तो सब्जेक्ट का ही काम करेंगे, एक्शन को परफॉर्म ही करेंगे, क्रिया को निभाएंगे ही, ठीक है? इसलिए इनको सब्जेक्टिव केस कहा जाता है, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। अब इन सारे वर्ड्स का, इन सारे प्रोनाउन के दो फॉर्म और होते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पॉजेसिव फॉर्म, तो उनको भी देख लेते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है ना? आप लोग भी बता सकते हैं। यू का क्या होता है? यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है। वी का बताइए? वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है। ही का होता है हिम। शी का बताइए? शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर। इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट ही होता है। दे का बताइए? दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है। ठीक है एवरीवन? तो ये जो भी वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये सब प्रोनाउन है, सर्वनाम है, और इनको ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन बोला जा रहा है। इसका मतलब क्या? कि ये सारे वर्ड जब भी सेंटेंस में यूज होंगे तो ऑब्जेक्ट का ही काम करेंगे, एक्शन को रिसीव ही करेंगे, क्रिया का असर, क्रिया का प्रभाव झेलेंगे। ठीक है एवरीवन? अब इन सारे वर्ड्स का, इन सारे प्रोनाउन का पॉजेसिव फॉर्म भी होता है, उनको भी देख लेते हैं। तो आई का पॉजेसिव फॉर्म होता है एवरीवन माई या माइन। ठीक है? यू का बताइए आप लोग? यू का होता है योर या योर्स, दो पॉजेसिव फॉर्म होता है, ध्यान दीजिएगा। वी का बताना है? वी का होता है आवर या फिर आवर्स। ही का बताइए? ही का होता है हिज। शी का बताइए? शी का होता है हर या हर्स। ठीक है? इट का बताना है? इट का पॉजेसिव फॉर्म हो जाएगा इट्स। दे का बताइए? दे का पॉजेसिव फॉर्म हो जाएगा दियर या फिर दियर्स। ठीक है एवरीवन? तो ये जो भी वर्ड्स दिख रहे हैं सब प्रोनाउन है, लेकिन पॉजेसिव केस वाले कॉलम में उनको जगह दी गई है। इसका मतलब इनका काम है पोजेशन शो करना, ओनरशिप दिखाना, है ना? अधिकार बताना, अधिकार दिखाना, हक बताना, हक दिखाना। ठीक है? समझ में आ रही है बात? तो ये है तीन टाइप के प्रोनाउन, ये है एवरीवन तीन टाइप के प्रोनाउन केस के आधार पर। चलिए अभी आप सबको ध्यान देना है, अभी आप सबको ध्यान देना है ही पर, और आपको इट पे भी ध्यान देना है ना? ध्यान दो, एक चीज नोटिस करो, आप देखो कि ही का एक ही पॉजेसिव फॉर्म है हिज, इट का भी एक ही पॉजेसिव फॉर्म है इट्स, अब बाकी सबके दो पॉजेसिव फॉर्म है। ध्यान दे रहे हो क्या? ही और इट का एक ही पॉजेसिव फॉर्म है, अब बाकी सारे प्रोनाउन के दो पॉजेसिव फॉर्म है ना? अब यहाँ पे आ जाइए, पॉजेसिव कॉलम पे आ जाइए। दो पॉजेसिव फॉर्म जरूर है एवरीवन, लेकिन दोनों शब्दों का, दोनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही होता है, मतलब एक ही होता है, अर्थ एक ही होता है। अब माई बोलो, माइन बोलो, मतलब क्या होगा? मेरा, मेरी, मेरे। आवर बोलो, आवर्स बोलो, मतलब क्या होगा? हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के। योर बोलो, योर्स बोलो, मतलब क्या होगा? तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम लोगों का, तुम लोगों की, तुम लोगों के, होगा ना? हिज तो चलिए एक ही है, उसका मतलब उसका, उसकी, उसके होता है। हर्स का भी मीनिंग सेम होता है, उसका, उसकी, उसके, या फिर उनका, उनकी, उनके। इट्स का मतलब इसका, इसकी, इसके। दियर या दियर्स का मतलब उन लोगों का, उन लोगों की, या उन लोगों के। तो ये मीनिंग थे, वो हिंदी मीनिंग थे उन सारे वर्ड्स के, उन सारे प्रोनाउन के। वो दो जरूर हैं, है ना, फॉर्म में एवरीवन, लेकिन मीनिंग सेम है। अब आगे की बात क्या है कि मीनिंग सेम जरूर है दोनों शब्दों का, मीनिंग सेम जरूर है दोनों शब्दों का, दोनों पॉजेसिव फॉर्म वाले वर्ड का, लेकिन फंक्शन सेम नहीं है, फंक्शन में अंतर है। और यही हमें समझना है, डिफरेंस को समझना है, क्योंकि यहां से सवाल बना के पूछा जाता है। ठीक है? समझिए एवरीवन। देखिए जितने भी लेफ्ट साइड में लिखे हुए, जितने भी वर्ड, जितने भी प्रोनाउन लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, जैसे कि माई हो गया, MY माई, ठीक है? योर हो गया। चलिए ये मैं आपको पूरा साफ करके ही बताता हूं। चलिए एवरीवन, तो अंतर समझते हैं दोनों पॉजेसिव फॉर्म के बीच का। अब देखिए लेफ्ट साइड में ये सारे वर्ड्स थे, ये सारे प्रोनाउंस थे, माई, आवर, योर, हर, दियर, और राइट साइड में ये सारे वर्ड्स थे,
माइन, आवर्स, योर्स, हर्स और देयर्स। अंतर क्या है एवरीवन? देखिए, इन सारे वर्ड्स को, इन सारे प्रोनाउन को हम तब यूज करेंगे जब उसके बाद नाउन आने वाला है। जब उनके बाद नाउन आने वाला है, यूं कहो कि जब उनके बाद नाउन है तो इनमें से किसी एक वर्ड को यूज करना है, और जब बाद में नाउन नहीं है तब उनके बदले इसको यूज करना है ना एवरीवन? एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है एवरीवन कि ये सारे वर्ड ना एडजेक्टिव्स हैं। ये जो भी वर्ड दिख रहा है आपको, माई, आवर, योर, हर, देयर, ये सब एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण। काम क्या होता है उसका? नाउन को क्वालिफाई करना। आप कोई भी एडजेक्टिव अगर सेंटेंस में यूज कर रहे हो तो उसको आपने इसीलिए यूज किया है ताकि आप किसी नाउन को क्वालिफाई करो। तो अगर एडजेक्टिव यूज हुआ है तो इसके बाद नाउन तो आएगा ही आएगा। समझ रहे हो बात को? और ये जो वर्ड्स हैं ये सब प्रोनाउंस हैं। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हैं एक्चुअल पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव वर्ड वो भी है, ये भी है, लेकिन वो एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है। वो नाउन को क्वालिफाई करने आएगा, ये नाउन के बदले आएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये नाउन के बदले आएगा, है ना, वो नाउन को क्वालिफाई करने नहीं आएगा। तो वही दूसरे वर्ड्स में आपको मैं ट्रिक के तौर पे बता रहा हूं कि जब बाद में नाउन है तो इनमें से किसी एक को यूज करना है, जब बाद में नाउन नहीं है तब इनमें से किसी एक को यूज करना है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। ध्यान दे रहे सब लोग एग्जाम्पल पर। क्या लगता है आपको, सही है सेंटेंस या गलत? कुछ लोगों को ये अजीब लग सकता है, स्ट्रेंज लग सकता है ना, लेकिन ये सेंटेंस सही है। ठीक है, आवर्स बिल्कुल सही यूज हुआ है। आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, इसके ठीक बाद नाउन नहीं है, मतलब हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें प्रोनाउन ही चाहिए। सो आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, ये गलत हो सकता था। अगर आवर्स के ठीक बाद कंट्री लिखा रहता तब भी गलत हो जाता। आवर्स कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री नहीं बोलेंगे हम, हाँ आवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री, आवर कंट्री इज ग्रेट जरूर बोलेंगे। तो बात समझ में आ रही है? बाद में नाउन होगा तो इनमें से किसी एक को यूज करना है, बाद में नाउन नहीं होगा तब इनमें से किसी एक को यूज करना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिस कार इज क्या लगता है एवरीवन, कौन होना चाहिए इन दोनों में से? हर होना चाहिए कि हर्ष होना चाहिए? जल्दी से बताइए। ठीक है, अब हमें ये देखना होगा कि इसके ठीक बाद नाउन आया है कि नहीं आया है। तो नाउन नहीं आया है, तो जब नाउन नहीं आता है, जब नाउन नहीं होता है तो किसको यूज करते हैं? हर को या हर्ष को? हर्ष को यूज करते हैं ना, तो हर्ष ही चुनना होगा। समझ रहे बात को? तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? दिस कार इज हर्ष। तो बहुत सिंपल डिफरेंस था। ये एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन आएगा ही, ये प्रोनाउन है तो उसके बाद नाउन नहीं आएगा। ये अंतर था दोनों पॉजेसिव फॉर्म में। ठीक है एवरीवन, चलिए अब अगला पॉइंट देखेंगे। चलिए एवरीवन, तो प्रोनाउंस उतने ही नहीं है, प्रोनाउन उनके अलावा और भी हैं। ठीक है, तो बाकी प्रोनाउंस जो बच रहे हैं उनको भी देख लेते हैं कि बाकी जो प्रोनाउंस बच रहे हैं वो किस केस के हैं। ठीक है, देखिए, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नोवन, नोबडी, तो ये सारे वर्ड्स भी प्रोनाउन है। इन सबको आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव केस वाले कैटेगरी में कॉलम में रखा गया है, मतलब ये सब सब्जेक्ट का काम करेंगे। अब आप सबको बताना है इनका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, बताइए। इन सब का ऑब्जेक्टिव फॉर्म वही होता है जो उनका सब्जेक्टिव फॉर्म है। समझ में आ रही है बात? कैसे यू होता है, यू तो यू सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी। कैसे इट होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म सेम होता है। तो वैसे ये सारे वर्ड्स हैं, वैसे ये सारे प्रोनाउन है ना। जब इनको ऑब्जेक्ट का काम करना होता है तो अपना फॉर्म नहीं चेंज करते, तो जो इनका सब्जेक्टिव फॉर्म है वही इनका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तब समवन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म समवन ही होगा, समबडी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म समबडी ही होगा, इसलिए मैंने वहां पे सेम लिखा है। बात समझ रहे हो ना? अब ऐसा मत समझ जाना कि इन सब के ऑब्जेक्ट के रूप में सेम वर्ड आएगा, नहीं, वो खुद आएंगे। ठीक है, हाँ, पॉजेसिव फॉर्म, इन सब का पॉजेसिव फॉर्म कौन होगा? कहने का मतलब समझ रहे हो ना, पूछने का मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट उनमें से कोई एक वर्ड है, कोई एक प्रोनाउन है, तो उनका पोजीशन किसी दूसरे नाउन पे दिखाने के लिए कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? चलिए बताता हूं मैं आपको। उन सब का पोजीशन दिखाने आता है हिज और हर।
उन सारे वर्ड्स का, उन सारे प्रोनाउन का पोजेशन दिखाने आता है कौन? हिज और हर। अब यहां से सवाल बनाया जाता है एग्जामिनेशन में, कैसे? देखिए ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल सेंटेंस है, एग्जाम्पल सेंटेंस एवरीवन, nobody has completed their task. Nobody has completed their task. क्या लग रहा है आपको, सही है कि गलत? देखिए, nobody का अधिकार दिखाना है हमें, कहाँ? टास्क पर, और अधिकार दिखाने कौन आया है? देयर। ठीक है, तो अभी क्या बताया मैंने, इनमें से कोई भी एक रहेगा तो उनका अधिकार दिखाने हिज या हर आएगा ना, तो ये डियर गलत है, यहाँ पे हिज या हर होना चाहिए। एग्जाम में इस तरह से वहां पे डियर करके पूछा जाएगा आपसे, है ना। आपको पहचान लेनी है गलती कि भाई अगर सब्जेक्ट नोबडी है तो पोजेशन शो करने हिज या हर में से ही कोई एक आएगा, है ना, डियर नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, ये सारे वर्ड्स भी प्रोनाउन हैं, नाउन के बदले यूज होते हैं। लेकिन आप देखिए सब्जेक्टिव केस वाले कॉलम में उनको रखा गया है, मतलब सब्जेक्ट का काम करेंगे, और इनका भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम ही होता है। सेम का मतलब समथिंग का ऑब्जेक्टिव फॉर्म समथिंग ही होगा, नथिंग का नथिंग ही होगा, एनीथिंग का एनीथिंग ही होगा, एवरीथिंग का एवरीथिंग ही होगा। हाँ, इनका पॉजेसिव फॉर्म इट्स होता है। समझ पा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं? उन सारे वर्ड्स का, उन सारे प्रोनाउन का पॉजेसिव फॉर्म होता है इट्स, ITS। एग्जाम्पल देखिए, ध्यान दीजिए एवरीवन। एग्जाम्पल है एवरीथिंग हैज हिज ओन इम्पोर्टेंस। ये एग्जाम्पल सेंटेंस है एवरीवन। एवरीथिंग हैज हिज ओन इम्पोर्टेंस, क्या लगता है आपको, सही है सेंटेंस? सही कह रहे हैं, ये सेंटेंस सही नहीं है, इनकरेक्ट है। आप बात को समझो, ये एवरीथिंग इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और उसका पोजेशन शो करना है किस पर? इंपोर्टेंस पर। तो पोजेशन शो करने कौन आए? हिज आए। सही है? नहीं जी, ये गलत है, यहाँ पे हिज नहीं, यहाँ पे इट्स आना चाहिए। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपोर्टेंस। समझ पा रहे ना? चलो, तो एक और वर्ड है, एक और प्रोनाउन है, वो बच रहा था, उसको भी देख लेते हैं। और ये वर्ड, ये प्रोनाउन है वन। सुन पा रहे हैं? वर्ड है, प्रोनाउन है वन। वन भी एक प्रोनाउन है, वो भी नाउन को रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। मतलब जो फॉर्म सब्जेक्टिव है वही फॉर्म ऑब्जेक्टिव भी है। हाँ, समझने की चीज क्या है कि वन का पॉजेसिव फॉर्म वंस होता है। ध्यान से देखिएगा, वन का पॉजेसिव फॉर्म है वंस, ONE'(S). ठीक है, अब इस पे बेस्ड एग्जांपल देखिए, इस पे बेस्ड एग्जांपल है एवरीवन। वन मस्ट कीप हिज प्रोमिसेस। वन मस्ट कीप हिज प्रोमिसेस। ये एग्जाम्पल सेंटेंस है, क्वेश्चन के फॉर्म में है। आप सबको बताना है ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट। चलिए, इससे पहले कि आप कुछ बोले करेक्ट है इनकरेक्ट है, मैं आपको बता दूं कि ये वो सेंटेंस है, ये वो पर्टिकुलर सेंटेंस है जो इस लेसन से, चैप्टर प्रोनाउन से इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया कि मैं क्या बताऊं कितनी बार पूछा गया है। सबसे ज्यादा यही पर्टिकुलर सेंटेंस इस लेसन से पूछा गया है। पता नहीं एग्जामिनर्स को इस सेंटेंस से कितना लगाव है और क्यों लगाव है कि वो इस पर्टिकुलर सेंटेंस को बार बार टाइम एंड अगेन पूछते ही रहते हैं। बाकी आप समझ रहे हो कि सब्जेक्ट अगर वन है तो उसका पोजेशन शो करने हिज नहीं आएगा, उसका पोजेशन शो करने वंस आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिसेस। समझ में आ रही है बात? चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, इस पॉइंट पे बेस्ड एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ध्यान देना। वन गर्ल कुड नॉट कंप्लीट her work on time। ठीक है एवरीवन? There is one more example. One girl could not complete her work on time। चलिए, आप सबको बताना है ये सेंटेंस सही है कि गलत। अगर आप बोलेंगे कि ये गलत है तो फिर आप गलत हैं। ठीक है, देखिए यहां पे वन जरूर है,
यहाँ पे वन जरूर है, लेकिन इस वन में और उस वन में अंतर है। ये जो वन है भाई ये एडजेक्टिव है, समझ पा रहे हो बात को? ये आया है गर्ल को क्वालिफाई करने। तो पोजेशन हम किसी नाउन पर नाउन का ही दिखाते हैं, तो वर्क पे हमें गर्ल का अधिकार दिखाना है ना। तो एक लड़की अपना कार्य समाप्त नहीं कर पाई समय पर, तो कार्य किसका? लड़की का ना। तो गर्ल का पोजीशन शो करना है। गर्ल का पोजीशन शो करने कौन आता है? हरी तो आता है ना। तो इस वन में और उस वन में अंतर है। वो वाला वन एवरीवन प्रोनाउन था, वो नाउन को रिप्लेस किया था। अब क्योंकि प्रोनाउन था तो सब्जेक्ट बना और उसी का पोजीशन शो करना था। उस वन का मतलब एवरीवन है, समझ रहे हैं? देखिए वन के दो मीनिंग होते हैं। वन का एक मतलब एक होता है और वन का दूसरा मीनिंग समवन होता है, एनीवन होता है और एवरीवन भी होता है। अगर आप वन का मतलब एक बोल रहे हैं, इसका मतलब वन एडजेक्टिव है। अगर आप वन का मतलब समवन एवरीवन बोल रहे हैं, इसका मतलब वो प्रोनाउन है। तो जब वो प्रोनाउन है तभी उसका पोजीशन शो करने वंस आएगा। अगर वो एडजेक्टिव है एवरीवन, तब तो उसको देखना ही नहीं है, तब तो उसके फिर नाउन को देखना है ना। उसके नाउन के अनुसार पॉजेसिव फॉर्म आएगा। गर्ल का पॉजेसिव फॉर्म हर है, ठीक है। सो एवरीवन, हम लोगों ने अब तक देखा कि प्रोनाउन केस के आधार पर 3 टाइप का होता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव, ठीक है। अभी एक्चुअल बात यह है एवरीवन की प्रोनाउन का चौथा टाइप भी है केस के आधार पर, जिसको कि हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। आइए उसको भी समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये है सब्जेक्टिव फॉर्म और ये है रिफ्लेक्सिव फॉर्म, ठीक है एवरीवन। अब सब्जेक्टिव केस को भी हम लोग इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि कौन सा रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज होगा सेंटेंस में वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा एवरीवन, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है तो आपको रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज करना होगा माई सेल्फ, ठीक है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है तो आपको रिफ्लेक्सिव यूज करना होगा हिमसेल्फ। अगर सब्जेक्ट वी है तो आपको रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज करना होगा आवरसेल्व्स। ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ और सेल्व्स जोड़कर रिफ्लेक्सिव फॉर्म तैयार किया जा रहा है ना। ये चीज आप आसानी समझ सकते हैं कि सिंगुलर प्रोनाउन में सेल्फ जोड़ा जा रहा है और प्लूरल प्रोनाउन में सेल्फ जोड़ा जा रहा है ना, क्योंकि सेल्फ का प्लूरल फॉर्म सेल्फ्स होता है, ठीक है। आइए और बाकी सारे प्रोनाउन के भी रिफ्लेक्सिव फॉर्म को देखते हैं। ये देखिए, यू है तो इसका तो 2 रिफ्लेक्सिव फॉर्म हो जाएगा ना। एक हो जाएगा योर सेल्फ जो कि सिंगुलर है और दूसरा हो जाएगा योर सेल्व्स जो कि प्लूरल है। आप सबको तो मालूम है कि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, डिपेंड करता है हम उसको किस नंबर में यूज कर रहे हैं। तो अगर वो सिंगुलर है तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव फॉर्म योर सेल्फ आएगा, अगर वो प्लूरल है तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव फॉर्म योर सेल्व्स आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, शी का रिफ्लेक्सिव फॉर्म हो जाएगा HERSELF, हर सेल्फ। इट का रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या होगा आप लोग बताइए? जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, इट सेल्फ, ठीक है। दे का रिफ्लेक्सिव फॉर्म बताइए? दे का रिफ्लेक्सिव फॉर्म हो जाएगा देम सेल्व्स, ठीक है एवरीवन। चलिए अभी आपको वो समवन ग्रुप भी याद होना चाहिए। समवन ग्रुप है ना, समवन ग्रुप का मतलब सिर्फ समवन नहीं हुआ, समवन समबडी, एनीवन एनीबडी, नो वन नोबडी, एवरीवन एवरीबडी, वो सारे प्रोनाउन हो गए। तो उन सब के बदले एक ही रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज होता है और कौन है वो है हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है एवरीवन। चलिए, अगर आपको समवन ग्रुप याद है तो आपको समथिंग ग्रुप भी याद रहना चाहिए। देखिए मैं ग्रुप बोल रहा हूँ, ग्रुप मतलब समूह, यानी एक यूनिट नहीं, एक वर्ड नहीं, एक से अधिक वर्ड। तो समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, वो चारों, उन सब के बदले रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज होगा कौन सा? यस, इटसेल्फ। और एक और प्रोनाउन है ना, वन। वन का रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या होगा एवरीवन? वन का रिफ्लेक्सिव फॉर्म हो जाता है वन सेल्फ, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो आपको दिख रहे हैं ये सब रिफ्लेक्सिव फॉर्म है, रिफ्लेक्सिव केस है प्रोनाउन का। चौथा केस है, चौथा टाइप है, ठीक है। अब सब्जेक्टिव केस को भी कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से रिफ्लेक्सिव फॉर्म हम सेंटेंस में यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं।
चार टाइप के हो गए ना प्रोनाउन केस के आधार पर, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव। तो सब्जेक्टिव केस का काम क्या होता है? वही जो सब्जेक्ट का काम होता है ना, एक्शन को परफॉर्म करना। ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, एक्शन को रिसीव करता है, क्रिया का, कार्य का, काम का असर झेलता है, प्रभाव झेलता है। पॉजेसिव फॉर्म को पॉजेसिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पोजेशन शो करता है, ओनरशिप बताता है, अधिकार बताता है, हक बताता है। ठीक है, अब ये बताइए कि रिफ्लेक्सिव फॉर्म का काम क्या होगा, रिफ्लेक्सिव फॉर्म का फंक्शन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव फॉर्म किसी प्रोनाउन के बारे में क्या बताएगा? बताइए मुझे, रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या बताएगा? चलिए तो मैं बताता हूं आपको। देखिए, रिफ्लेक्सिव फॉर्म सेंटेंस में जब यूज होता है तो वो ये बताता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है, डूअर ही रिसीवर है, कर्ता ही कर्म है, जिसने कार्य किया है उसी पर कार्य का असर हुआ है। बात समझ रहे हैं एवरीवन? अक्सर ऐसा होता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हो जाता है, जिसने काम किया है उसी पर काम का असर, प्रभाव होने लग जाता है। तो हम ऑब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज नहीं करते, ऑब्जेक्ट के बदले रिफ्लेक्सिव फॉर्म को यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखकर ज्यादा समझ में आएगी ये बात। चलो ध्यान देना, एग्जाम्पल सेंटेंस है आई हर्ट मी। ध्यान दे रहे हो सब? आई हर्ट मी, मैंने मुझे नुकसान पहुंचाया, मैंने मुझे चोट पहुंचाई। ठीक है, तो ये है वर्ब, चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना। ठीक है एवरीवन, और ये है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी डूअर यानी कर्ता, और ये है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ठीक है, अब ये बताइए मुझे आप लोग कि आई और मी में अंतर है क्या? आई और मी अलग है क्या? तो एक ही प्रोनाउन के अलग अलग फॉर्म में, वो तो एक ही प्रोनाउन है, एक ही वर्ड है, तो अलग नहीं है। तो जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है। बात समझ पा रहे हैं? जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है। जब भी ऐसा होगा एवरीवन, तो आप ऑब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज नहीं करोगे। किस केस को किस फॉर्म को यूज करोगे? रिफ्लेक्सिव फॉर्म को। तो आई हर्ट मी बोलना गलत है, क्या बोलना लिखना सही होगा? आई हर्ट माई सेल्फ बोलना लिखना सही होगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो क्या बताता है रिफ्लेक्सिव फॉर्म? कि सेंटेंस का सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बना हुआ है, डूअर ही रिसीवर बना हुआ है, जिसने कार्य किया है उसी पर कार्य का असर हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। शी हर्ट चलिए एक और एग्जांपल सेंटेंस है लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में। शी हर्ट हर और हर सेल्फ। अब आपको बताना है यहां पे हर होना चाहिए कि हर सेल्फ होना चाहिए। अगर आप कहते हैं हर तो सही है, अगर आप कहते हैं हर सेल्फ तो भी सही है, अगर आप कहते हैं दोनों तो वो भी सही है। ठीक है एवरीवन? अब देखिए, डिपेंड करता है एवरीवन की सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है कि डिफरेंट है। देखिए, शी प्रोनाउन है ना, तो उसने किसी नाउन को रिप्लेस किया है, किसी फीमेल जेंडर को रिप्लेस किया है। तो मान लेते हैं कि शी लिखा गया है, बोला गया है रानी के बदले, और रानी ने ही एक्शन परफॉर्म किया है, रानी सब्जेक्ट है। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट भी रानी है, तब हर सेल्फ आएगा। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो गया तब ऑब्जेक्ट के बदले रिफ्लेक्सिव फॉर्म आएगा। समझ पा रहे बात को? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एवरीवन कि ऑब्जेक्ट रानी ना हो, सीता हो। नहीं हो सकता है? बिल्कुल होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट रीता है, अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से डिफरेंट है, तब तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज होगा। तो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है कि नहीं। अगर सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है, काम करने वाले पर ही काम करने का असर हुआ है, तो आप रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज करोगे, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो यूज करोगे ही, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एवरीवन जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान देना एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल है द पुअर मैन poison his 2 children and him. This is an example sentence everyone. The poor man poisoned his 2 children and him. है ना, उस गरीब आदमी ने अपने 2 बच्चों को और खुद को जहर दे दिया। क्या लगता है, सही है सेंटेंस? गलत है। कौन सा वर्ड?
हिम। क्या होना चाहिए यहाँ पे? हिमसेल्फ होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये हिम किसी और के लिए नहीं आया है, पुअर मैन के लिए ही आया है। तो जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं, वहां पे रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द पुअर मैन पॉइजनड हिज 2 चिल्ड्रन एंड हिमसेल्फ। दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है एवरीवन, चलो चलिए एवरीवन, तो हमने देखा कि प्रोनाउन केस के आधार पे 4 टाइप का होता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव। अब उन चारों टाइप के केस से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे हम लोग, जिसपे सवाल बराबर हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए चालू करते हैं, देखना, ध्यान देंगे सब लोग। पहला पॉइंट क्या है एवरीवन? अ सेंटेंस कैन स्टार्ट विद ओनली अ सब्जेक्टिव और पॉजेसिव फॉर्म। क्या कहा जा रहा है एवरीवन? कि अगर आपको किसी सेंटेंस की शुरुआत करनी है तो आप सब्जेक्टिव या पॉजेसिव फॉर्म से ही करेंगे। दूसरे शब्दों में एवरीवन, अगर सेंटेंस का पहला वर्ड प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्टिव केस का ही होना चाहिए या पॉजेसिव केस का ही होना चाहिए। यानी जो और 2 टाइप हैं, ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव, उससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है। क्लियर एवरीवन? कि शुरुआत सब्जेक्टिव या पॉजेसिव से ही होगी, ऑब्जेक्टिव या रिफ्लेक्सिव फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। अगर हुआ तो इनकरेक्ट माना जाएगा उसको ग्रामेटिकली। ध्यान दीजिए, माई सेल्फ राजेश मेहता, है ना, बहुत लोगों को ऐसे आप बोलते सुनते होंगे, माई सेल्फ दिस, माई सेल्फ दैट। क्या लगता है आपको, सेंटेंस सही है? ये रूल सुनने के बाद, समझने के बाद ये सेंटेंस सही लग रहा है आपको? ये गलत है। दिस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। वाई? बिकॉज द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ माई सेल्फ। माई सेल्फ इज अ प्रोनाउन एंड माई सेल्फ इज अ प्रोनाउन ऑफ रिफ्लेक्सिव फॉर्म। द सेंटेंस मस्ट नॉट स्टार्ट विथ रिफ्लेक्सिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। बात समझ में आ रही है? आप माई सेल्फ के बदले माई नेम बोल सकते हैं, आई बोल सकते हैं, पॉजेसिव फॉर्म से स्टार्ट कर सकते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म से स्टार्ट कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव फॉर्म से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो करेक्ट वे क्या होगा एक्सप्रेस करने का? माई नेम इज राजेश मेहता या फिर आई एम राजेश मेहता, लाइक दिस। एवरीवन, इस सेंटेंस में तो सिर्फ अंग्रेजी का हाथ पैर ही टूटा था। अभी जो ये सेंटेंस आने वाला है इसमें तो अंग्रेजी जीते जी मर जाएंगे। लोग तो ये बोलने से भी बाज नहीं आते, वो ये भी बोल देते हैं मी राजेश मेहता। एक तो गलती करते हैं, ऊपर से इतरा के गलत करते हैं, मी राजेश मेहता। बताइए, ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो पॉइंट क्लियर है ना एवरीवन? सेंटेंस की शुरुआत या तो सब्जेक्टिव फॉर्म से, नहीं तो पॉजेसिव फॉर्म से। ना तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म से चालू होना चाहिए वो, ना ही रिफ्लेक्सिव फॉर्म से। अब ये तो रही बात सेंटेंस को चालू करने की। अब मुझे आप लोग बताओ, सेंटेंस का अगर एंड करना है तो किस केस से होगा? मतलब पूछने का दूसरे शब्दों में और आसान शब्दों में ये है कि अगर सेंटेंस का लास्ट वर्ड प्रोनाउन है तो किस टाइप का होगा? चलिए बताता हूं मैं, ध्यान दीजिए, यहां पे लिख रहा हूं, अ सेंटेंस कैन एंड विद एनी केस। ध्यान दे रहे हैं सब लोग? ये है अगला पॉइंट, अ सेंटेंस कैन एंड विथ एनी केस, है ना। सेंटेंस का अंत किसी केस से हो सकता है। अगर लास्ट वर्ड प्रोनाउन है तो किसी भी टाइप का हो सकता है, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। शुरुआत बस सब्जेक्टिव और पॉजेसिव से होनी चाहिए, अंत किसी से भी हो सकता है। कहानी 2 भाई चालू करते हैं, खत्म तो कोई भी भाई कर देता है। ठीक है, चलिए एवरीवन अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द प्रोनाउन कमिंग आफ्टर देन और एज मस्ट बी ऑफ द सेम केस एज दैट कमिंग बिफोर। देखिए एवरीवन, 2 शब्द हैं, एक है देन और दूसरा है एज। 2 शब्द हैं एवरीवन, एक है देन और दूसरा है एज। पॉइंट क्या है? बहुत सिंपल, कि देन और एज के बाद आने वाला प्रोनाउन, देन और एज के बाद आने वाला प्रोनाउन उसी केस का होना चाहिए, उसी फॉर्म का होना चाहिए, उसी टाइप का होना चाहिए जिस टाइप का प्रोनाउन उसके पहले आया है। तो सिंपल सी मीनिंग है, जो पहले आया है, जैसा पहले आया वैसा ही बाद में आएगा। यानी अगर पहले सब्जेक्टिव आया है तो बाद में भी सब्जेक्टिव आएगा, पहले अगर ऑब्जेक्टिव आया है तो बाद में भी ऑब्जेक्टिव भी आएगा, पहले अगर पॉजेसिव आया है तो बाद में भी रिफ्लेक्सिव भी आएगा। रिफ्लेक्सिव आएगा, ध्यान नहीं दे रहे आप लोग। पहले पॉजेसिव आया है तो बाद में भी पॉजेसिव ही आएगा।
ठीक है, एग्जाम्पल देखिए एवरीवन, शी सिंग्स बेटर देन डैश, है ना। आपको डिसाइड करना है यहाँ पे आई मी में से कौन होना चाहिए। पूछा जा रहा है आपसे कि देन के बाद प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म होगा, तो ऑब्वियस है देन के पहले जो आया है, जैसा प्रोनाउन आया है वैसा ही प्रोनाउन देन के बाद आएगा। देन के पहले शी है, ये सब्जेक्टिव है, तो देन के बाद भी सब्जेक्टिव ही होगा। इन दोनों में सब्जेक्टिव कौन है, आई है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, शी प्लेज बेटर देन आई, बेटर देन मी नहीं, शी प्लेज बेटर देन आई। ठीक है एवरीवन, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। I shall meet you later than, इस बार एवरीवन 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। I shall meet you later than dash, he, him, his, 3 ऑप्शंस है। क्या लगता है आपको, A, B या C? देखिए फिर से आपसे तो वही पूछा जा रहा है कि देन के बाद प्रोनाउन किस फॉर्म में, किस केस में होना चाहिए। तो देखोगे आप कि देन के पहले प्रोनाउन किस फॉर्म में है, ठीक है। देन के ठीक पहले जो प्रोनाउन है वो किस फॉर्म में है, तो ये यू है एवरीवन। और ध्यान दीजिएगा यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है, लेकिन अभी वो सब्जेक्ट नहीं है, अभी वो ऑब्जेक्ट है, यानी यू अभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो देन के पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रोनाउन आया है, तो देन के बाद भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ही प्रोनाउन आना चाहिए। इन तीनों में ऑब्जेक्टिव कौन है, तो हिम है। ठीक है, समझ पा रहे बात को। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई शैल मीट यू लेटर देन हिम, ये होगा करेक्ट फॉर्म। ठीक है एवरीवन, आगे बढ़ते हैं एवरीवन, ध्यान दीजिएगा अगले पॉइंट पे। देखिए ये बताइए आप सब लोग कि क्या लिखा मैंने। ये एक वर्ड, एक शब्द है LET लेट, है ना, और ये वर्ब है, ये एक्शन डिनोटिंग वर्ड है, ये एक क्रिया है। ठीक, इसके 2 मीनिंग होते हैं एवरीवन। उसका एक मतलब होता है अलाउ और उसका दूसरा मतलब होता है सपोज। ठीक है एवरीवन, एक मीनिंग होता है अलाउ और दूसरा मतलब होता है सपोज। अलाउ मतलब अनुमति देना और सपोज मतलब मान लेना। ठीक है, चलिए ये दूसरा वर्ड है एवरीवन, क्या लिखा मैंने एवरीवन, प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन तो समझते होंगे आप लोग, हिंदी में इसको कहते हैं संबंध बोधक शब्द, है ना। वो शब्द जो किसी नाउन प्रोनाउन के पहले आता है और नाउन प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन प्रोनाउन का बाकी सारे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है वो ये दिखाता है। तो हिंदी में प्रेपोजिशन को कहते हैं संबंध बोधक शब्द। यहाँ प्रेपोजिशन लिखने का मतलब हो गया सारे प्रेपोजिशंस। ठीक है, चलिए तीसरी चीज क्या एवरीवन, GERUND, GERUND, जेरेंड। ठीक है, जेरेंड क्या होता है, जेरेंड कहते हैं एवरीवन मेन वर्ब के 4th फॉर्म को, है ना। अगर आपने मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ दिया तो वो मेन वर्ब का चौथा रूप हो जाता है, और वो अगर नाउन का काम करता है ना, सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है, तो उसको एक ग्रामेटिकल नाम देते हैं जिसको कि जेरेंड बोलते हैं। तो जेरेंड को सिंपल मीनिंग बोलेंगे B1 + ING। तो 3 चीजें हैं एवरीवन, लेट है, प्रेपोजिशन है, जेरेंड है। लेट है, प्रेपोजिशन है और जेरेंड। समझिएगा बात को। अगर सेंटेंस में, अगर वाक्य में इनमें से कोई एक वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, इनमें से कोई एक वर्ड यूज हो रहा है और उसके ठीक बाद कोई प्रोनाउन आ रहा है, उसके ठीक बाद कोई प्रोनाउन आ रहा है, तो रूल है एवरीवन कि प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होना चाहिए। रूल है एवरीवन कि प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए, किसी और केस में, किसी और फॉर्म में नहीं होना चाहिए। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए एवरीवन, देयर इज नो सीक्रेट बिटवीन यू एंड आई। ध्यान दे रहे हैं एग्जाम्पल सेंटेंस पर सब लोग। देयर इज नो सीक्रेट बिटवीन यू एंड आई, तुम्हारे और मेरे बीच कोई सीक्रेट नहीं है, कोई गुप्त बात नहीं है। क्या लगता है, सही है कि गलत? ध्यान दीजिए, बिटवीन एवरीवन प्रेपोजिशन है, और अभी बताया मैंने आपको
कि प्रेपोजिशन के ठीक बाद कोई प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होना चाहिए। ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, क्या ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है? नहीं है ना, इसलिए आई गलत है। आई के बदले क्या होगा? मी होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? देयर इज नो सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, ना कि आई। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं, ध्यान बनाए रखिएगा अपना। लेट वी गो फॉर अ वॉक। लेट वी गो फॉर अ वॉक, ध्यान दे रहे हैं एवरीवन? चलिए क्या लगता है, सही है सेंटेंस? गलत है। कौन सा वर्ड गलत है? वी गलत है। क्या होना चाहिए यहाँ पर? अस होना चाहिए, कारण लेट है ना। तो लेट के बाद कोई भी प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? लेट अस गो फॉर अ वॉक, है ना, या लेट अस को शॉर्ट में लेट्स भी बोल सकते हैं, लेट्स गो फॉर अ वॉक। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा एवरीवन। On meeting day, we have decided to stay. अगले एग्जाम्पल पर भी ध्यान होना चाहिए सबका। On meeting day, we have decided to stay. क्या लगता है, करेक्ट है ये? ये भी इनकरेक्ट है। कौन सा वर्ड गलत है? ऑब्वियस से कोई प्रोनाउन ही गलत होगा, दे गलत है। क्या होना चाहिए यहाँ पर? देम होना चाहिए। दे के गलत होने का कारण ये है मीटिंग। क्या है ये मीटिंग? B4 है, जेरेंड है। वो जेरेंड के बाद प्रोनाउन किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना? नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ऑन मीटिंग देम वी हैव डिसाइडेड टू स्टे, है ना, हम लोगों ने रुकने का निर्णय लिया है उन लोगों से मिलकर, उन लोगों से मिलने के बाद। ठीक है, सो इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड आएगा एवरीवन, उसके बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होना चाहिए, किसी और फॉर्म में नहीं। चलिए एक और बात है, उसको भी आप लोग सुनी लो, समझ ही लो। देखो ध्यान से, ये देखो, ये जो आखिरी बात है वो सिर्फ जेरेंड के लिए, वो जो आखिरी बात है एवरीवन वो सिर्फ जेरेंड के लिए। पॉइंट क्या है एवरीवन? कि जेरेंड के पहले कोई प्रोनाउन आता है, कोई प्रोनाउन जेरेंड के पहले आता है तो वो पॉजेसिव फॉर्म में ही होना चाहिए। जेरेंड के पहले कोई प्रोनाउन आता है तो पॉजेसिव फॉर्म में ही होना चाहिए, किसी और फॉर्म में, किसी और केस में नहीं होना चाहिए। उसके बाद तो ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन उसके पहले पॉजेसिव। और ये बात सिर्फ जेरेंड के लिए है, प्रीपोजिशन और लेट के लिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल सेंटेंस पर एवरीवन। माई father doesn't like me coming late at night. ध्यान दे रहे हैं? My father doesn't like me coming late at night. क्या लगता है, सही है सेंटेंस? गलत है ना? कौन सा वर्ड? मी। क्या होना चाहिए यहाँ पर? ठीक कह रहे हैं आप, माई होना चाहिए। मी के गलत होने का कारण, मी के गलत होने का कारण है ये वर्ड कमिंग। क्या है ये? B4 है, जेरेंड है। तो क्या उसके पहले प्रोनाउन किसी भी फॉर्म में होगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉजेसिव फॉर्म में ही होगा, किसी और केस में नहीं होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? माई फादर डजंट लाइक माई कमिंग लेट एट नाइट। समझ में आ रही है बात? बोल नहीं रहे लोग। चलिए सुनिए, क्या है कि अभी एक ऐसा पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है आपकी। मैंने बता दिया दोनों चीज़ें कि जेरेंड के पहले कौन सा फॉर्म होगा और जेरेंड के बाद कौन सा फॉर्म होगा। होता क्या एवरीवन, आप किसी चीज़ को रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं, है ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये तो पता लग गया आपको कि बाद में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पहले पॉजेसिव होना चाहिए, फिर बाद में कन्फ्यूज़न हो जाता है कुछ लोगों को, इनफैक्ट बहुत लोगों को, और वो कुछ ऐसा सोच लेते हैं कि बाद में यार क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा कि पॉजेसिव होगा। अब क्योंकि दो और फॉर्म में सब्जेक्टिव रिफ्लेक्सिव, उनको भी कंसीडर करने लग जाते हैं लोग। देखिए जब भी आप इस तरह के किसी सिचुएशन में पड़े ना, फंसे ना, तो आप ना बीच का रास्ता निकालो, ट्रिक निकालो। ठीक है, ऐसा हर सब्जेक्ट में होता होगा जहाँ पे आप दो चीज़ों के बीच या दो से अधिक चीज़ों के बीच फंसते होंगे, तो वहाँ पे ना एक ट्रिक निकाल लेना है ताकि आप फंसो ना। देखो अभी यहाँ पे आप नहीं फंसोगे अगर ये वाली ट्रिक आसानी समझोगे। देखो
प से पहले प से पोजेसिव, प से पहले प से पोजेसिव, यानी जेरेंड के पहले पोजेसिव भी होगा, ब से बाद में और ब से बजेक्टिव। सुन रहे हैं? तो पहले पोजेसिव होना चाहिए, बाद में बजेक्टिव, बजेक्टिव तो कुछ होता नहीं, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो इस तरह से याद रखेंगे एवरीवन, प से पहले प से पोजेसिव, ब से बाद में ब से बजेक्टिव। इस तरह से याद रखना है, आप फंसेंगे नहीं, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है।